हाय हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे इंडिगो चैप्टर की, जो लिखा है लुइस फिशर ने। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ। लुइस फिशर वो हैं जिन्होंने 1918 से लेकर 1920 के बीच में एज अ वॉलंटियर काम किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ओके। और इन्होंने गांधी जी के ऊपर एक बुक भी लिखी है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेके बैठे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, डेट हैं एंड करेक्टर हैं, जिन्हें मतलब लिख लोगे तो बाद में रिवाइज करने में आसानी होएगी। तो ये कहानी स्टार्ट होती उस टाइम पे जब हमारी कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। तो इंडिया के अंदर ज़्यादातर किसानों को ना इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। नील का मतलब होता है ना, मतलब जो वाइट कपड़ों को, जब वाइट कपड़ों में जो डालते हैं, वो नील की बात की गई है इसमें। तो उस टाइम पे इंग्लैंड और ब्रिटेन में, मतलब उस टाइम पे ना इंग्लैंड एंड ब्रिटेन में बहुत फैशन था वाइट कपड़ों का, मतलब बहुत ज़्यादा फैशन था। तो वाइट को वाइट रखने के लिए वो लोग नील डालते थे। और वो अपने कंट्री में नील इसलिए नहीं उगाते थे क्योंकि जहाँ पे एक बार नील की खेती हो गई वो ज़मीन बंजर हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हाँ, इंडिया में हम नील की खेती करेंगे। और एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी कि जहाँ पे हम नील की खेती कर सके। तो इसलिए उन्होंने इंडिया के कुछ ऐसे पिछड़े हुए गांव को छांटना शुरू किया कि मतलब जहाँ पे वो नील की खेती कर सकें। तो उन्होंने इसे खोजना शुरू किया कि जो ज़मीन उपजाऊ हो और जहाँ आसानी से नील उगाया जाए। तो उसके बाद उन्होंने सर्वे किया था, जो उन्हीं में से एक जगह मिलती है। उन्हीं में से जगह थी जो पड़ती है चंपारण में, जो है बिहार में। और ये चैप्टर भी उसी के बारे में है कि वहाँ के किसानों के साथ कैसे ब्रिटिश सरकार व्यवहार करती। और जो चंपारण के लोग हैं वो बेसिकली तीन लोग से बहुत परेशान हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरे लैंडलॉर्ड और तीसरे उनके खुद के लॉयर्स। ये उस टाइम की कहानी है। तो इसने बताया है कि किसानों को नील की खेती के लिए कैसे बचाया जाए, कि मतलब कौन इन्हें नील की खेती से बचाएगा या जो भी है। और उस टाइम पे महात्मा गांधी जी हमारे साउथ अफ्रीका में थे। वो साउथ अफ्रीका के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए, जो उस टाइम पे कोले कोले कह रही हूँ यार, सॉरी, काले और गोरे के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसे हटाने के लिए उन्होंने एक आश्रम स्टैब्लिश किया। एंड द नेम ऑफ द आश्रम इज साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम एक ऐसा आश्रम था जो साउथ में बनाया गया था महात्मा गांधी के थ्रू। और वहाँ पे काले गोरे हर तरह के लोग थे। वहाँ पे कोई कास्ट रिलीजन किसी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। तो उन्होंने ये आश्रम शुरू किया। फिर उसके बाद वो ये आंदोलन जीत गए थे, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया था। फिर धीरे धीरे गांधी जी बहुत फेमस हो गए थे। पहले के टाइम पे न्यूज़पेपर के अलावा और कोई रिसोर्स नहीं था कि इधर से उधर न्यूज़ कैसे जाएगी। तो उस टाइम में बस न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे। तो न्यूज़पेपर में भी गांधी जी के बारे में आर्टिकल्स छपते थे, बट उनकी कभी पिक्चर नहीं छपी थी न्यूज़पेपर्स में। तो उस टाइम पे लोग सिर्फ उन्हें उनके नाम से जानते थे। कोई नहीं जानता था कि महात्मा गांधी जी दिखते कैसे हैं, है कैसे। फिर बात आती है राजकुमार शुक्ला की। ये एक पीजेंट है जो कि बिहार में कहती हूँ, चंपारण में रहते हैं। जब उन्हें पता चला कि महात्मा गांधी इंडिया आ रहे हैं फॉर इनोग्रेशन ऑफ हिंदू विश्वविद्यालय लखनऊ में पड़ता है, और वहाँ पे महात्मा गांधी उसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। देन 1916 में गांधी जी पहली बार, जब उन्हें पता चलता है कि गांधी जी इंडिया आ रहे हैं, मतलब साउथ अफ्रीका में रहते थे वो, तो साउथ अफ्रीका से जब वो इंडिया आ रहे हैं इनोग्रेशन के लिए, तो राजकुमार शुक्ला सोचते हैं कि मैं उनके पास जाऊंगा, उन्हें उनसे मिलूंगा और उनसे बात करूंगा कि हमारे चंपारण में ऐसी ऐसी दिक्कत है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें बहुत परेशान कर रही है, पीजेंट से ज़बरदस्ती की जा रही है कि वो नील उगाएं। उन्होंने बताया कि चंपारण में ये सारी प्रॉब्लम है। तो वो चाहते थे कि महात्मा गांधी जी उन्हें सॉल्व करें। इनफैक्ट उन्होंने भी सुना था कि इंडिया में कैसे पीजेंट्स के साथ व्यवहार हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कि उन्हें ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है कि नील की खेती उगाने के लिए।
तो महात्मा गांधी को लगता था उस टाइम पे कि इंडिया में तो ये सब नॉर्मल है। तब उन्होंने सर्वे करा, करते करते 1 साल निकल गया। मतलब उन्हें 1916 से 1917 होने को था। वो हर जगह घूम रहे थे, देख रहे थे क्या है क्या नहीं है। और जब महात्मा गांधी इधर से उधर सर्वे करते थे या जाते थे, तो उनके साथ एक आदमी भी होता था। वो ब्रिटिशर्स के राइटर थे। उनका नाम था चार्ल्स एरिस एंड्रयू। ये नाम याद रखना, चार्ल्स एरिस एंड्रयू, सॉरी। ये एक राइटर थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। मतलब कि राइटर है, ऑब्वियसली लिखते थे। जगह जगह गांधी जी, जहाँ जहाँ गांधी जी जाया करते थे वहाँ वहाँ ये साथ होते थे। और राजकुमार शुक्ला भी उनके साथ ही होते थे। राजकुमार शुक्ला हर बार ट्राई करते थे कि किसी भी तरह हम महात्मा गांधी को चंपारण ले जाएं, कि मतलब अगर वो चंपारण आएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो वो बार बार ट्राई करते थे, गांधी जी को बोलते थे कि आप चलो चलो प्लीज़ चलो। बट वो कुछ ना कुछ बोल के कि हाँ कल चलेंगे, परसों चलेंगे, ऐसे करते करते बात टाल देते थे। मतलब एक एग्जैक्ट टाइम नहीं देते थे। और हाँ, चंपारण की कैपिटल तुम लोग कमेंट सेशन में बताओगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब राजकुमार शुक्ला भी भाई एक फार्मर है, तो उनको भी काम करना है, खेतों में बहुत काम है। और वो ऐसे 1 साल घूम रहे हैं, तो वो महात्मा गांधी जी से कहते हैं कि आप हमें एक फ़िक्स टाइम बता दो, टाइम डेट बता दो और प्लेस बता दो कि हम आपको लेने कब आए और किस टाइम आए, तो आप हमारे साथ चंपारण हमारे गाँव चलना। तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें एक टाइम दिया कि आप इस टाइम मतलब इस डेट को मेरे को लेने आ जाना, मैं आपके साथ चल लूँगा। और राजकुमार शुक्ला डेट टाइम पूछ के अपने गांव चले गए। और फिर टाइम बीतता गया। फिर जब वो टाइम आया कि महात्मा गांधी जी को चंपारण लेके आना है, तो राजकुमार शुक्ला उन्हें लेने चले जाते हैं। तो उस टाइम पे ट्रैवलिंग का कोई रिसोर्स नहीं था। मतलब उस टाइम पे साधन नहीं थे, एक तरह से कह सकते हो। अभी तो जैसे फ़्लाइट है, कार्स है, बाइक है, सॉरी, एट्सेट्रा। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे एक रेलवे ही था जो मतलब इधर से उधर जाने में हेल्प करता था। फिर वो ट्रेन में बैठते हैं, तो उनका स्टेशन पटना, वैसे उन्हें जाना तो चंपारण होता है, बट वो पटना में रुकते क्योंकि रात का टाइम था और ट्रेन आगे जा नहीं सकती थी। तो ट्रेन पटना तक आती है, वहाँ पे रुक जाती है। तो वो पटना में रेलवे स्टेशन पे रुकते नहीं थे। तो पटना में घर था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक डॉक्टर तो थे ही और साथ ही साथ एक लॉयर भी थे। उन्होंने मूवमेंट तो ये लखनऊ से उस स्टार्ट टाइम करा, पे जो चंपारण पीजेंट से नहीं वगैरह तो होते इस थे बार ना, जगह थी उनकी लखनऊ। मतलब लखनऊ में वो ब्रिटिश लिखते हैं गवर्नमेंट उनके साथ जे.बी. बिहेव कर रही थी, कृपलानी तो के घर ये पे, केसेस भी बहुत जो लड़ते कि थे वो भी उनके। एक प्रोफेसर और जो थे कॉलेज चंपारण के में। पेजेंट्स होते थे फिर उनके वो ऊपर जो उनके वहाँ टैक्स पे लगे होते थे, लैंडलॉर्ड से मिलते वो हैं राजेंद्र कि प्रसाद के मतलब पास उनसे आते थे बात कि हमारा करते हैं कि टैक्स तुम माफ़ लोगों ने करवा इतना दो। इनसे जो टैक्स तो ले जो रखा है उसको कम करो। राजकुमार पहले शुक्ला तो है, सबसे पहले बोलते हैं वो कि भी जो टैक्स ले राजेंद्र रखा है वो प्रसाद जी कम के करो। पास आते अब थे कि लैंडलॉर्ड मेरे भी जो डर रहे थे टैक्स कि है खेतों जिस के, आदमी का कोई पूरी वो आप ब्रिटिश कम गवर्नमेंट कुछ करवा नहीं कर दो। पाई, और कोर्ट कुछ नहीं कर ज़्यादातर कि पाया, तो ब्रिटिश हम क्या कर गवर्नमेंट के लेंगे। खिलाफ केस तो भी वो कर बोलते रखा हैं कि था, हाँ मतलब बोलो बहुत क्या सारे शर्त है, क्या पीजेंट्स ने। बात है। तो तो गांधी जी इसीलिए बोलते हैं कि राजेंद्र प्रसाद तुम्हें इन किसानों का राजेंद्र प्रसाद जो 50% है इन्हें वापस वो देना होगा केसेस जो के तुमने इनसे लिए भी टैक्स लिया। जाने लैंडलॉर्ड कहते जाते हैं थे। कि वो हम उनके 50 घर नहीं दे आया पाएंगे, करते हम थे। तो 25 राजेंद्र देंगे, प्रसाद जी के कि घर के मतलब जो नौकर थे 25% ना, हम वापस देने को राजकुमार राजी हो शुक्ला गए। को एक तो पीजेंट के नाम गांधी से जी ने जानते इस थे कि बात पे भी मतलब एग्री कर वो दिया एक क्योंकि फार्मर है। ये आज तक, और ये उस टाइम पे भी इतिहास ना में ही मतलब पहली बार होगा किसानों को कि ब्रिटिश मतलब गवर्नमेंट या किसानों को ना लैंडलॉर्ड अच्छी तरह ट्रीट सामान नहीं कुछ किया जाता देंगे था, ये या मैंने भी टैक्स बताया था। देंगे, उन टैक्स जैसा पे क्या कि अभी आप उन्हें सबने कुछ सुना देंगे। होगा क्योंकि कि आज तक तो वो फार्मर्स टैक्स ने लेके आ सुसाइड रहे कर थे, लिया, कभी कुछ कुछ हो कभी गया कुछ। वहाँ पे, उन्होंने तो इसके डेड बाद बॉडी कहते हैं उन्होंने यार, यही मतलब सोचा उन्होंने था सुसाइड कि कर आज ये लिया, 25 दे रहे हैं, कल आत्महत्या 50 कर ली। देंगे और तो परसों राजकुमार 100% शुक्ला पूरा भी परसेंट जितना इन्होंने उन्हें टैक्स सोचते लिया हैं है कि हम राजेंद्र वो प्रसाद उन्हें जी के घर वापस ले कर जाते देंगे। हैं गांधी जी को। फिर तो थोड़े टाइम पटना बाद पहुँचते मतलब ब्रिटिश हल्की सी गवर्नमेंट वॉक भी करती है, ना चाहते कि तो मतलब वो तो वो चाहती गांधी नहीं जी थी को कि लेकर इंडिगो राजेंद्र की प्रसाद जी खेती के ना घर हो। पहुँचते हैं बट पटना में। ब्रिटिश बट गवर्नमेंट उस ना टाइम पे चाहते हुए भी डॉक्टर राजेंद्र वहाँ प्रसाद पे घर पर लोगों को नहीं थे, वो बोलते कि किसी अब तुम काम सब से बाहर फ्री गए हो, हुए थे। तुम्हें जो खेती गांधी जी करनी को है मतलब उस वो टाइम पे करो। प्यास लग रही मतलब होती है, उनका कोई फोर्स तो नहीं है, मतलब वहाँ उनका कोई के रूल जो नहीं है नौकर हैं वो कि वो वहाँ पे इंडिगो ही उगाई राजकुमार जाएगी। शुक्ला को एक पीजेंट की तो तरह जानते यही थे मतलब कि वो एक पूरा किसान इंडिगो है। उस चैप्टर टाइम पे में किसानों बताया को गया है अछूत माना जाता था। तो जब कि महात्मा गांधी जी को 1917 प्यास में लगती है तो वो उनके लिए 1917 पानी लेने 16 में जाते हैं गांधी जी कुएं में आए से। थे और मतलब राजेंद्र 17 में प्रसाद ये जी के मूवमेंट घर के स्टार्ट पास हुआ में था। कुआं था। और तो पहला जब मूवमेंट जो था, मतलब गांधी जी का पहला राजकुमार मूवमेंट शुक्ला वो उनके चंपारण में पास ही था।
ठीक है, कुएं के पास चंपारण पानी लेने movement जाते हुआ हैं था तो उनके चंपारण नौकरों पानी ने के उन्हें लिए। रोक देते हैं तो ये था पूरा चैप्टर। कि आप अच्छा यहाँ से लगा पानी हो तो नहीं लाइक निकाल शेयर सकते, सब्सक्राइब क्योंकि ज़रूर उस टाइम पे करना। किसानों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। बाकी तो तो वहाँ के ठीक ही है, ज़्यादा ठीक काम लगे। वाले कहते हैं राजकुमार शुक्ला को कि तुम एक किसान हो तो तुम यहाँ से पानी नहीं निकाल सकते हो। अगर तुमने यहाँ से पानी निकाला और एक बूंद भी कुएं में गिर गया तो ये कुआं भी अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए तुम यहाँ से पानी नहीं निकाल पाओगे। तो गांधी जी यही सब देख रहे थे कि मतलब कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे अछूत बिहेवियर। फिर उसके बाद और वो लोग जानते भी नहीं थे गांधी जी कौन है, कैसे दिखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स में उनकी फ़ोटो नहीं दिखती थी। तो जब वो बोलता है कि मुझे उनके लिए पानी लेना है तो उन्होंने तब भी मना कर दिया। उन्हें लगता था कि ये भी एक फार्मर ही है। जब राजेंद्र प्रसाद आए, वो लोग महात्मा गांधी जी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। फिर राजकुमार शुक्ला उन्हें बताते हैं, वहाँ के लोगों को या फिर फार्मर्स को बताते हैं कि गांधी जी वो हैं जो हमें यहाँ से मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टैक्स से निकालेंगे। जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने गोरे काले का डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म किया है और अब वहाँ से ये हमारे यहाँ आए हैं चंपारण में, मतलब पटना में तो उस टाइम पे तो ये पटना में आए हैं कि मतलब यहाँ का जो किसानों का जो टैक्स वैक्स है उसे ख़त्म करने के लिए। उसके बाद महात्मा गांधी जी को लगता है कि हाँ, कि यहाँ पे सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद महात्मा गांधी जी बस पकड़ के सीधा पहुँच जाते हैं चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो वो वहाँ पहुँचते हैं। अब भाई वहाँ पे रहना है, देखना है, तो वहाँ पे रहने के लिए जगह भी चाहिए। बट वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा था कि कोई भी सरकारी आदमी या जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है ना, कोई भी उस आदमी को अपने घर में नहीं रख सकता था। अब ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी ना कि अब वो रहेंगे कहाँ पे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर रूल बना रखा है कि कोई भी गवर्नमेंट आदमी उनके घर में नहीं रहेगा। तो उस समय वहाँ के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर मलकानी, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बच्चों को पढ़ाया करते थे। और उधर का रूल था अगर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोजिट में होएगा या फिर कोई उनका अगेंस्ट में होगा और किसी ने उन्हें गांव में या अपने घर में जगह दी तो उन्हें जॉब से निकाल देंगे और पनिशमेंट देंगे। तो जब प्रोफेसर ने उन्हें अपने घर में रखा तो उनकी जॉब तो चली गई, बट उन्हें अपनी जॉब गंवाने का गिल्ट नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि गांधी जी चंपारण के लोगों की फ्रीडम के लिए ही यहाँ पे आए हैं। उसके बाद उन्होंने गांधी जी को अपने घर में रखा। गांधी जी वहाँ रुके, उन्होंने 2-4 दिन देखा कि क्या चला, क्योंकि वहाँ पे समझने के लिए कि दिक्कत क्या है, यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम क्या है। अब उन्होंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पूरे चंपारण का हर एक छोटे छोटे गाँव का हर जगह जाके सर्वे करूँगा, क्योंकि वहाँ पे इंडिगो उगाई जाती थी, याद है ना, नील की खेती। उसे ही रोकने के लिए सबसे बड़ा था राजकुमार शुक्ला, उन्हें लेके आए थे गांधी जी को। तो अब उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे नील की खेती करूँगा, नील की खेती बंद करवाने के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे सर्वे करना शुरू किया। तो अब सर्वे करना पैदल तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने हाथी का जुगाड़ किया कि मतलब हाथी का इंतज़ाम करवाया वहाँ के लोगों ने। तो फिर जब अगली सुबह होते ही गांधी जी हाथी के ऊपर बैठ के मतलब आगे कुछ दूर जाते ही हैं तो उन्हें एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का आदमी एडवर्ड गेट जाके रोक लेते हैं, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल थे उस टाइम के। तो उन्हें जाके समन दे देते हैं। समन मीन्स नोटिस दे देते हैं उन्हें जाके कि आप आगे नहीं जा सकते, अगर आप आगे जाओगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बट गांधी जी कहते हैं कि मैं कोई टैक्स नहीं भरूंगा और मैं इस नोटिस को तोड़ दूंगा, कि मतलब मैं नहीं मानूंगा, मैं आगे जाऊंगा। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, मतलब गवर्नमेंट का रूल तोड़ते हैं, उन्हें किडनैप कह रहे हैं, सॉरी, मतलब उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। जब उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है तो नेक्स्ट डे जब उन्हें कोर्ट के अंदर लेके जाया जाता है, जब उन्हें जेल ले जाया जाता है, तब उनके सामने जो सारे वकील और जो सारे फार्मर्स थे जो केसेस के लिए टैक्सेस के लिए आ रहे थे, तो वो गांधी जी के पास आते हैं। एंड गांधी जी उनसे बोलते हैं कि अगर मुझे जेल हो गई तो तुम लोग क्या करोगे। और वकील और फार्मर भी लाइक क्या करेंगे, घर चले जाएंगे। नहीं, ये लिटरली उनका रिप्लाई था कि घर चले जाएंगे। तो गांधी जी उन पे चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पे और मैं तुम्हारे लिए जेल के अंदर जा रहा हूँ और तुम लोग कह रहे हो कि मैं घर चला जाऊँगा, घर चले जाएंगे।
फिर गांधी जी कहते हैं एक बार और सोच लो टाइम लेके। फिर सारे लॉयर फार्मर्स कहते हैं कि नहीं, अगर आप जेल के अंदर चले गए तो हम भी आपके साथ जेल में चले जाएंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे पूरे चंपारण में ये बात फैल। फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ जेल में जाएंगे, तो गांधी जी कहते हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन। तब गांधी जी लॉयर से पूछते हैं कि तुम इन फार्मर्स से कितनी फ़ीस लेते हो, कि ये फ़ीस क्या है। और जब लॉयर्स बताते हैं कि हम इतनी फ़ीस लेते हैं, तो गांधी जी उन पे चिल्लाते हैं कि ये फार्मर्स पहले से ही लैंडलॉर्ड का कर्ज लैंडलॉर्ड का कर्ज दे रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का टैक्स भर रहे हैं, और तुम इनसे इतनी फ़ीस ले रहे हो। तो उन्होंने उन्हें भी चिल्लाया। फिर नेक्स्ट उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जब ले जाया जा रहा होता है तो पूरे चंपारण में बात फैल जाती है कि एक महात्मा जी आए हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं और वो हमारे लिए जेल में जाने वाले हैं, आज आज उन्हें सज़ा सुनाई जाने की वाली है। पूरा गांव, मतलब पूरा चंपारण, सारे फार्मर्स सब मतलब कोर्ट के आसपास खड़े हुए हैं। कोर्ट चंपारण की कैपिटल मोतीहारी में था, ठीक है। तो उसके बाद जब कोर्ट में पेश किया जाता है, वहाँ पे जज होते हैं एग्जैक्ट हॉन्च, मतलब जज होते हैं, उनके जज का नाम है। तो ये मतलब उन्हें पता था कि हाँ ये टैक्स वैक्स तो भरेंगे नहीं, और उन्हें ये भी पता था अगर गांधी जी को जेल में डाल दिया तो जितने भी बाहर के लोग खड़े हुए हैं ना, वो एक भी पुलिस वाले को जिंदा नहीं जान देंगे, समझ रहे हो। तो वो उन्हें सज़ा तो दे ही नहीं सकते थे कि वो गांधी जी को सज़ा दे देते। उसके बाद तो वो गांधी जी को कहते हैं कि आपने रूल तो तोड़ा ही है, मतलब रूल तोड़ा है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आपको ये पैसे हैं इतने चुका दो, आपको छोड़ देंगे हम। पर गांधी जी कहते हैं कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो वो बोलते हैं जिसे जो करना वो कर लो। फिर उसके बाद उन्हें छोड़ना ही था, क्योंकि भाई जब वो टैक्स नहीं देंगे, अगर उन्होंने अंदर कर दिया तो पूरा गांव वैसे भी एक हो रखा था, तो अगर वो अंदर करते थे तो उनके पुलिस वाले बचने वाले तो थे नहीं वैसे भी। फिर उन्हें बिना कोई फ़ाइन टैक्स के छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने मूवमेंट लखनऊ से स्टार्ट करा, चंपारण से नहीं। तो इस बार जगह थी लखनऊ। लखनऊ में वो लिखते हैं जे.बी. कृपलानी के घर पे, जो कि वो भी एक प्रोफेसर थे कॉलेज में। फिर वो उनके वहाँ पे लैंडलॉर्ड से मिलते हैं कि मतलब उनसे बात करते हैं कि तुम लोगों ने इतना इनसे जो टैक्स ले रखा है उसको कम करो। पहले तो सबसे पहले बोलता है कि जो टैक्स ले रखा है वो कम करो। अब लैंडलॉर्ड भी डरे होते कि जिस आदमी का कोई पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई, कोर्ट कुछ नहीं कर पाया, तो हम क्या कर लेंगे। तो वो बोलते हैं कि हाँ बोलो क्या शर्त है, क्या बात है। तो गांधी जी बोलते हैं कि तुम्हें इन किसानों का 50% इन्हें वापस देना होगा जो तुमने इनसे टैक्स लिया। लैंडलॉर्ड कहते हैं कि हम 50 नहीं दे पाएंगे, हम 25 देंगे, कि मतलब 25% हम वापस देने को राज़ी हो गए। तो गांधी जी ने इस बात पे भी एग्री कर दिया, क्योंकि ये आज तक ये इतिहास में ही पहली बार होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या लैंडलॉर्ड सामान कुछ देंगे या टैक्स देंगे, उन टैक्स भी क्या उन्हें कुछ देंगे, क्योंकि आज तक तो वो टैक्स लेते आ रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसके बाद उन्होंने यही सोचा था कि आज ये 25 दे रहे हैं, कल 50 देंगे, और परसों 100% पूरा परसेंट जितना इन्होंने टैक्स लिया है वो उन्हें वापस कर देंगे। फिर थोड़े टाइम बाद मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ना चाहते कि मतलब वो तो चाहती नहीं थी कि इंडिगो की खेती ना हो, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी वहाँ पे लोगों को बोलते कि अब तुम सब फ्री हो, तुम्हें जो खेती करनी है वो करो। मतलब उनका कोई फोर्स नहीं है, उनका कोई रूल नहीं है कि वो वहाँ पे इंडिगो ही उगाई जाएगी। तो यही मतलब पूरा इंडिगो चैप्टर में बताया गया है कि 16 में गांधी जी आए थे और 17 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और पहला मूवमेंट जो था, मतलब गांधी जी का पहला मूवमेंट, वो चंपारण में था, ठीक है। चंपारण मूवमेंट ही हुआ था, चंपारण आंदोलन। तो ये था पूरा चैप्टर। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बाकी तो ठीक ही है, ज़्यादा ठीक लगे।